नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं मदन धाकड़ और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस क्लास में हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा कंकाल तंत्र को लेकर पहला पार्ट है और इसमें हम कंकाल तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी को डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। हेडिंग डालेंगे मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। इसे लिखा जाता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्या लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों समझिए, मानव कंकाल तंत्र क्या होता है? शरीर का एक ऐसा तंत्र जो शरीर को मजबूती, शरीर को आकार, शरीर को आकृति, शरीर को क्या बोल सकते हैं, मजबूती, आकार, आकृति और संतुलन, शरीर को गतिशीलता और शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा, कोमल अंगों की सुरक्षा। तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो शरीर को मजबूती प्रदान करे, शरीर को आकार, आकृति व शरीर को संतुलन में रखे, शरीर को गतिशीलता प्रदान करे, ठीक है, गतिशीलता प्रदान करे, और शरीर के कोमल अंग जैसे कौन कौन से अंग आ जाएंगे? हमारा हृदय, फेफड़े, हमारा वृक्क, यकृत इत्यादि। हमारे कोमल अंगों की जो तंत्र सुरक्षा करे, ऐसे तंत्र को हम कंकाल तंत्र कह देते हैं। ऐसे तंत्र को हम कंकाल तंत्र कह देते हैं। दोस्तों, क्या आपको इसकी परिभाषा समझ में आई? परिभाषा के बाद हम चलते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार के ऊपर। तो बिना देरी किए दोस्तों, अब समझते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार को। क्या आप जानते हैं कि कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है? अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, हिंदी में क्या इसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। और दूसरा होता है आपका एंडो स्केलेटल सिस्टम, और आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? अंतः कंकाल तंत्र। क्या बोल सकते हैं साथियों? अंतः कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होगा? मानव कंकाल तंत्र दो प्रकार का होगा। पहला होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। या कंकाल तंत्र आपके दो प्रकार का है। दोस्तों, बाह्य कंकाल तंत्र में यदि आप मनुष्य को जानना चाहते हैं कि मनुष्य के कौन कौन से अंग बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो मनुष्य के सबसे पहले दांत, जिसे आप क्या बोल देते हैं? टीथ, ठीक है। दोस्तों, दांत कहाँ रखेंगे आप? बाह्य कंकाल तंत्र में कि अंतः कंकाल तंत्र में? तो आपका जवाब होना चाहिए सिर्फ बाह्य कंकाल तंत्र में। दूसरी होते हैं मनुष्य के बाल। बाल को क्या लिखते हैं आप? हेयर। तीसरा होता है नाखून, जिसे आप क्या लिखते हैं? नाखून को आप क्या लिख देते हैं? नेल।
ठीक है, तो ये दोस्तों आप कहाँ रखेंगे, बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखेंगे दोस्तों। दांत किसके बने होते हैं, तो दांत आपके कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। दांत आपके कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं दोस्तों। बाल और नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों, ये बने हैं केराटिन प्रोटीन के। केराटिन प्रोटीन के, किस प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों, बाल और नाखून केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक। चलिए, अगर मनुष्य के अलावा आप विभिन्न प्रकार के प्राणियों को समझते हैं तो आप पक्षी के बारे में देखिए। पक्षी के पंख होते हैं, उनकी चोंच होती है, वो भी किस कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखी जाती है, बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत। मवेशी जो होते हैं, उनके सींग हो गए, उनके बाल हो गए, उनके खुर हो गए, उनको भी आप किस कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखते हो, बाह्य कंकाल तंत्र। मछलियों के जो स्केल होते हैं, जो स्केल होते हैं जिनको सल्क कहा जाता है, वो भी किस कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं, एक्सोस्केलेटल सिस्टम। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये मनुष्य को आपने समझा, और मनुष्य को समझ लेने के पश्चात अब हम चलते हैं अन्य प्राणियों के ऊपर। ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं मवेशी। जो मवेशी जानवर होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मवेशी दोस्तों, जो मवेशियों के बाल होते हैं, मवेशियों के बाल के अलावा आप क्या बोल सकते हैं, बाल आते हैं, और सींग होते हैं, खुर होते हैं। ये सभी के सभी किससे बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। और आप इनको किसके अंतर्गत काउंट करते हो, एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत काउंट करते हो। तीसरे में आप पढ़ते हो मछली को। जब मछली में बाह्य कंकाल तंत्र को देखा जाता है तो मछली में क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। और शल्कों को क्या लिखा जाता है, स्केल। और स्केल किसका बना होता है, तो याद रखना यह भी केराटिन प्रोटीन का बना होता है। तो मछली में जो शल्क पाए जाते हैं यह भी एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। चलिए, चौथे नंबर पर हम देखते हैं, मछली हो गया, मवेशी हो गया, मनुष्य हो गया, और जंतु। और यहाँ पर देखिए पक्षी को दोस्तों। पक्षी में क्या होते हैं, पक्षी में चोंच होते हैं, ठीक है, पक्षियों के पंख होते हैं। तो दोस्तों पक्षियों की चोंच और पंख भी किस प्रोटीन की बनी होती है, केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रोटीन की बनी होती है, केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। और चोंच, पंख, शल्क, बाल, सींग, खुर, इन सभी को आप किस कंकाल तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए सर हम इसे बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में मनुष्य के अलावा यहाँ से भी प्रश्न बनते जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। बिना देरी किए दोस्तों अब चलते हैं हम अंतः कंकाल तंत्र के ऊपर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अंतः कंकाल तंत्र के ऊपर, समझते हैं अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। अंतः कंकाल तंत्र दोस्तों आप इसे किस नाम से जानते हो, एंडो स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हो। एंडो स्केलेटल सिस्टम के नाम से इसे जानते हो। दोस्तों जो अंतः कंकाल तंत्र होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो अंतः कंकाल तंत्र जो होता है साथियों वह बना होता है अस्थियों से। अस्थियां को क्या लिखा जाता है, हड्डियां, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, बोन, तथा उपास्थियां, या जिसे क्या लिखा जाता है, कार्टिलेज।
तो मनुष्य का जो अंतः कंकाल तंत्र होता है वह अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक है, अस्थियां कितनी होती है मनुष्य के अंदर? तो दोस्तों याद रखना, मनुष्य का अंतः कंकाल में जो अस्थियों की बात हो रही है, तो एक चीज को याद रखना, जब आप भ्रूण अवस्था में होते हैं तो अस्थियां होती है 300। जब बच्चा अवस्था में आते हैं, कितने साल का बच्चा? लगभग 10 से 12 साल का बच्चा, तो जो हड्डियां हो जाती है वो 270 से 280 तक रह जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आदमी बच्चा बड़ा होता जाता है, हड्डी आपस में जुड़ती जाती है और हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। और जब वयस्क होता है तो उसमें कितनी हड्डियां हो जाती है? 206। ठीक है दोस्तों, भ्रूण अवस्था में 300 होती है, बच्चा जब होता है 270 से 280 हड्डियां तक रह जाती है, और वयस्क 206। ये हड्डी आपस में जुड़ जाती है और कम हो जाती है। अब बुढ़ापे में कितनी हड्डी होगी? तो 206 से कम मत कर देना, 206 ही रहती है दोस्तों। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपको ऊपर नहीं दिख रहा है? ठीक है, आपको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ दिखेगा आपको। ओके, अस्थियों की बात करें तो भ्रूण में कितनी होती है? भ्रूण में होती है 300। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चा में। बच्चा में कितनी होती है? 270 से 280। और हम बात करेंगे वयस्क में, तो वयस्क में कितनी होती है मेरे दोस्तों? 206 होती है दोस्तों। क्लियर है? तो हम अस्थियों को और उपास्थियों को डिफरेंशिएट करने के पश्चात फिर हम चलेंगे इनके ऊपर। दोस्तों याद रखना, अस्थियों की उत्पत्ति की बात करें, अस्थियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो याद रखना, जिस कोशिका से अस्थियों की, हड्डियों की उत्पत्ति होती है उसको कहा जाता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट कोशिका, ओस्टियोसाइट कोशिका। ठीक है, ओस्टियोसाइट कोशिका से किसकी उत्पत्ति होती है? अस्थि की। और उपास्थि से की उत्पत्ति किससे होती है? बताएं जरा आप लोग। उपास्थि की उत्पत्ति होती है कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से। ठीक है, उपास्थि की उत्पत्ति कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से होती है, जबकि हड्डियों या अस्थियों की उत्पत्ति ओस्टियोसाइट कोशिका से होती है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अस्थियों की बात करते हैं, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और उसी प्रकार जब हम उपास्थि की बात करते हैं तो उपास्थि की बात करते हैं तो उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या कहलाता है मेरे भाइयों? कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों बताइए, अस्थियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो याद रखना, अस्थियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। जबकि उपास्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, जबकि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कि अस्थियां कैसी होती है। तो अस्थियां होती है दोस्तों कठोर। अस्थियां कैसी होती है? कठोर होती है। उसके अतिरिक्त यह शरीर को निश्चित ढांचा या निश्चित संरचना प्रदान करती है। तो हम बोल सकते हैं शरीर को निश्चित ढांचा प्रदान करती है, ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, और इनका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? ये मुलायम होती है। कैसी होती है? मुलायम। मुलायम को कहा जाता है सॉफ्ट। और हम बात करें कि ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे बड़ी अस्थियों के संधि स्थल पर, बड़ी अस्थियों के किनारों पर जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उनके संधि स्थल पर। ये बड़ी अस्थि हो गई, ये बड़ी अस्थि हो गई, और बीच में जो जॉइंट होता है वहां पर आपको क्या मिलेगा? उपास्थि। क्या मेरी बात समझ पाए दोस्तों? तो अंतः कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे। तो अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि और उपास्थि से मिलकर होता है।
तो अस्थियां की बात करें तो अस्थियों की उत्पत्ति किससे होती है? ओस्टियोसाइट कोशिका से होती है। जबकि उपास्थि की बात करें तो इनकी उत्पत्ति किससे होती है? कॉन्ड्रोसाइट कोशिका से होती है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। जबकि उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। दोस्तों प्रोटीन की बात करते हैं। हड्डियों में, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? ये कठोर होती है और शरीर को निश्चित ढांचा प्रदान करती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ये काम क्या करती है? ये मुलायम होती है और बड़ी अस्थियों के किनारों पर होती है। और याद रखना, भ्रूण अवस्था में आपके अंदर कितनी हड्डियां होती है? 300। जब बच्चा अवस्था में आता है, बच्चा लगभग 10 से 12 साल की स्टेज में होता है, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां हो जाती है? 270 से 280। और वयस्क की बात करते हैं तो 206 हड्डियां होती है दोस्तों। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में केवल इतना समझेंगे। यह जानकारी आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको 1% भी इससे लाभ हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में मदद करिए। आप सभी लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।